नमस्कार, मैं हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। शाम 7 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूरे दिन देश और दुनिया में जो बड़ी घटनाएं घटी, चाहे वो राजनीति की हों, नीतियों की, अर्थव्यवस्था की या आम जनजीवन से जुड़ी, सड़क से संसद और भारत से लेकर दुनिया तक की सबसे जरूरी खबरें पेश होंगी हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। अरुणाचल में पीएम दौरे की तैयारियां तेज। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के 22 सितंबर के दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। राज्य सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर कड़ा इंतजाम किया है ताकि प्रधानमंत्री की यात्रा सफल और सुरक्षात्मक हो। राज्य के विभिन्न हिस्सों में ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं का प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा लिंक रोड्स और हेलीपैड जैसी तकनीकी तैयारियां पूरी की गई हैं। इस मौके पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और समीक्षा भी की जाएगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को संयम और सहयोग करने के लिए प्रेरित किया है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। ये दौरा अरुणाचल प्रदेश के विकास और केंद्र सरकार की निकटता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। 12वीं पास के लिए ब्याज मुक्त लोन की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए कक्षा 12 पास करने वाले छात्रों के लिए ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत योग्य छात्र बिना किसी ब्याज के शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके आगे की पढ़ाई में वित्तीय बाधा कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सक्षम युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित होंगे, जिससे बिहार की शिक्षा गुणवत्ता स्तर पर सुधार होगा। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी जाएगी ताकि लाभार्थियों तक सहायता आसानी से पहुंचे। ये पहल बिहार सरकार की शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तेजस्वी ने पीएम के आरोपों को भटकाव कहा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ को लेकर लगाए गए आरोपों को भटकाव की राजनीति करार दिया है। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार इन मुद्दों का इस्तेमाल देश के अन्य गंभीर सामाजिक आर्थिक विषयों से ध्यान हटाने के लिए कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए घुसपैठ को लेकर बगैर ठोस प्रमाण के आरोप लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने केंद्र सरकार से देश की जनता के सामने वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की अपील की और कहा कि सुरक्षा के मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए न भुनाया जाए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस बढ़ गई है, जिससे आगामी चुनाव में ये विषय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने अपील सीमित की। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सबूतों के आधार पर आरोपियों की बरी की गई सजा को चुनौती देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सभी को बरी किए गए फैसलों के विरुद्ध अपील करने का अवैध प्रवेश द्वार नहीं खुलेगा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपील केवल उसी पक्ष द्वारा की जाएगी जो स्पष्ट और ठोस कारण प्रस्तुत करेगा। इस फैसले से अदालत ने मुकदमे में दायर अनावश्यक और विरोधाभासी अपीलों पर अंकुश लगाना चाहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कई वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है और इस निर्णय से न्यायिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभय चौटाला की समन रद्द याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर मानहानि मामले में अभय चौटाला के खिलाफ जारी समन को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानहानि का दावा गंभीर होता है और समन जारी करना न्यायालय का विधिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि समन जारी हो चुका है तो उसे रद्द करना सामान्य नहीं है जब तक कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित कारण न हो। इस फैसले से संकेत मिलता है कि मानहानि मामलों में आरोपित को कोर्ट की प्रक्रिया से बचने का अवसर नहीं मिलेगा। अभय चौटाला के खिलाफ शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने पूर्व आईपीएस अधिकारी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने का एक उदाहरण है और ये विधि व्यवस्था में न्याय संगत कार्रवाई के पक्ष में है। ईडी ने युवराज उथप्पा सोनू सूद को समन भेजा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने एक सशक्त जांच के तहत ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मामलों में कई प्रमुख हस्तियों को समन जारी किया है। इस सूची में भारत के जाने माने क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद शामिल हैं। ईडी ने इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया है ताकि वे इस अवैध ऑनलाइन बैटिंग और जुआ संचालन के मामले में उनकी भूमिका और जानकारी समझ सकें। इन मामलों में आरोप लगाया गया है कि ये बैटिंग ऐप अवैध गतिविधियों में शामिल था और कुछ प्रसिद्ध हस्तियों ने इसके प्रचार या संचालन में कथित तौर पर सहायता प्रदान की। जांच अभी भी सक्रिय है और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी तहकीकात जारी है। इस मामले में आने वाले दिनों में और भी नाम सामने आ सकते हैं और प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद बढ़ती है। असम अधिकारी नुपुर बोरा से 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। गुवाहाटी में असम सिविल सेवा के अधिकारी नुपुर बोरा को भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके घर और किराए के मकान में छापेमारी के दौरान 90 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ से अधिक कीमत के सोने के आभूषण जब्त किए गए।
नुपुर बोरा ने 2019 में असम सिविल सेवा ज्वाइन की थी और वे वर्तमान में कामरूप जिले में सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि पिछले 6 महीने से उनकी निगरानी की जा रही थी क्योंकि उन पर विवादित भूमि से जुड़ी शिकायतें थीं। आरोप है कि नुपुर बोरा ने बारपेटा में हिंदू जमीन संदिग्ध व्यक्तियों को पैसे लेकर ट्रांसफर की थी। इस मामले में उनके सहायक सुजीत डेका के खिलाफ भी एक टीम ने छापेमारी की और उन पर भी कई भूमि संपत्तियों अवैध रूप से अधिग्रहित करने का आरोप है। राज्य में राजस्व मंडलों में भ्रष्टाचार व्यापक है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के परिवार को बड़ा नुकसान। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के पीओके में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों पर किए गए सटीक हवाई हमलों में जैश के सर्वोच्च कमांडर मसूद अजहर के परिवार को भारी क्षति पहुंची है। जैश के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक वीडियो में स्वीकार किया कि 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सैनिकों के हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए। बहावलपुर, जो जैश का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, इस हमले का मुख्य लक्ष्य था। यह ऑपरेशन असल में 26 नागरिकों की हत्या के बाद बदले की कार्रवाई के रूप में किया गया। मसूद अजहर वर्षों से छुपा हुआ है, लेकिन इस हमले ने उसके आतंकी संगठन को बड़ा झटका दिया है। भारतीय सेना की यह कार्रवाई जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश, 3 की मौत। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 24 घंटों में बारिश के कारण 3 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि राज्य के विभिन्न इलाकों में 120 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। कई क्षेत्रों में सड़कों के बंद होने और जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने से यातायात बाधित हो गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है, जिससे प्रभावित लोगों को कम से कम नुकसान हो। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों ने आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं ताकि प्रभावितों की मदद की जा सके। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई हैं और कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इस बारिश के चलते 3 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जिससे स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है। विभिन्न स्थानों पर सड़कें बंद की गई हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। आपदा प्रबंधन टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। लोगों को आगाह किया गया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के निर्देश का पालन करें। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन ने फसल एवं संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन शुरू किया है। हिमाचल के निवासियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, साथ ही राहत एवं बचाव कार्य भी जारी है। केरल सीएम ने के-फोन को डिजिटल ब्रिज बताया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने के-फोन परियोजना का बचाव करते हुए इसे डिजिटल डिवाइड को पाटने में एक सफल पहल बताया। के-फोन केरल सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना ने पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों को डिजिटल रूप से मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने ये भी बताया कि के-फोन से हजारों घरों और कई संस्थानों को इंटरनेट कनेक्शन मिल चुका है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ है। सरकार इस परियोजना के तहत और क्षेत्रों में इसके विस्तार की योजना बना रही है ताकि सभी लोगों को सस्ती और सुलभ इंटरनेट सेवा मिल सके। ये कदम डिजिटल भारत में सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। महाराष्ट्र में एजीएस बिजेंद्र सर्राफ ने दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल बिजेंद्र सर्राफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह इस्तीफा अचानक आया है, जिसने राज्य प्रशासन और कानूनी सर्किल में हलचल मचा दी है। एडवोकेट जनरल के पद पर रहकर सर्राफ ने कई महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। उनके इस्तीफे के पीछे के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि प्रशासनिक मुद्दे इस फैसले के पीछे हो सकते हैं। अब सरकार नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। महाराष्ट्र में इस बदलाव से कई कानूनी मामलों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मेघालय में 8 मंत्रियों का कैबिनेट फेरबदल से पहले इस्तीफा। मेघालय में आगामी कैबिनेट फेरबदल से पहले राज्य के 8 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक कदम कैबिनेट में संभावित बदलाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रियों ने राजनीतिक समन्वय और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है। इस इस्तीफे के बाद नए मंत्रियों की नियुक्ति तथा कैबिनेट का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व जल्द ही नए सदस्यों की घोषणा कर सकते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। ये कदम राज्य सरकार में स्थिरता बनाए रखने और विकास कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने के मकसद से लिया गया है। आगामी दिनों में इस बदलाव का राज्य राजनीति पर व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर $15 बिलियन का मुकदमा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर $15 बिलियन का मानहानि यानी डिफेमेशन मुकदमा दायर किया है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का मुखपत्र बताते हुए आरोप लगाए हैं कि यह अखबार उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठी खबरें फैलाता रहा है।
ट्रंप का कहना है कि अखबार ने काबिल विपक्षी कमला हैरिस के समर्थन में बड़ी अवैध चुनावी दान राशि दी, जो कि सबसे बड़ा अनुपयुक्त राजनीतिक दान है। ट्रंप ने अन्य अमेरिकी मीडिया जैसे ABC और CBS पर भी मानहानि के मुकदमे लगाए हैं, जिनमें से कई का निपटारा बहुमूल्य रकम के साथ हुआ। उनका यह मुकदमा न्यूयॉर्क टाइम्स की कथित झूठी खबरों और आरोपों के खिलाफ कड़ा कदम है। डैलस में भारतीय की हत्या पर अमेरिका अलर्ट। टेक्सास के डैलस में भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लिया की बर्बर हत्या ने अमेरिका में बड़ी चर्चा और सुरक्षा चिंताएं पैदा कर दी हैं। आरोपित कोबोस मार्टिनेज, जो अमेरिका का अवैध प्रवासी है, ने नागमल्लिया को पत्नी और बेटे के सामने मौत के घाट उतारा और उनका सिर काट दिया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस घटना को पूरी तरह से टाली जा सकने वाले अपराध के तौर पर बताया है और कहा है कि अगर पूर्व बाइडेन प्रशासन ने आरोपी को देश में रहने की अनुमति न दी होती तो ये हादसा न होता। अमेरिकी प्रशासन ने इस घटना को अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई का उदाहरण बताते हुए ट्रंप सरकार के कड़े प्रवासन नियमों को सही ठहराया। आरोपी को अब डिपोर्टेशन की प्रक्रिया का सामना करना होगा। इस घटना ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों की सुरक्षा और कानूनी स्थिरता पर बहस को गति दी है। दक्षिणी चीन सागर में चीन फिलीपींस नौकाओं का टकराव। दक्षिण चीन सागर में विवादित क्षेत्र के पास चीन और फिलीपींस की नौकाओं के बीच टकराव की खबर है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ये घटना उस क्षेत्र की संवेदनशीलता और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच बढ़ते मतभेद को दर्शाती है। दोनों पक्षों ने इस घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी किए हैं। फिलीपींस की तरफ से बयान आया है कि चीन की नाव ने जानबूझकर हिंसा भड़काने की कोशिश की, जबकि चीन ने इसे आकस्मिक टक्कर बताया है। ये क्षेत्र समुद्री सीमा विवादों और समुद्री संसाधनों के कारण लंबे समय से चिन्हित है। तनाव से सुरक्षा और व्यापार मार्ग प्रभावित हो सकता है, इसलिए इसके समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। ICC ने पॉयक्रॉफ्ट हटाने की मांग ठुकराई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग को अस्वीकार किया, जिसमें उन्होंने एशिया कप टूर्नामेंट में मैच रेफरी माइकल पॉयक्रॉफ्ट को हटाने की अपील की थी। PCB ने पॉयक्रॉफ्ट पर पक्षपात और पूर्वाग्रह का आरोप लगाया था, लेकिन ICC ने स्पष्ट किया कि उनके निर्णय में कोई वैधानिक आधार नहीं है। ICC ने कहा कि पॉयक्रॉफ्ट को हटाने का फैसला केवल काउंसिल के विशेषज्ञ मंडल की संतुष्टि के बाद ही किया जा सकता है। इस फैसले से ये संकेत मिलता है कि ICC हर छोटी मांग पर ध्यान नहीं देता और विवाद से बचने के लिए निष्पक्षता और नियमों का पालन करता है। एशिया कप के दौरान पॉयक्रॉफ्ट मैच रेफरी के रूप में बने रहेंगे और टूर्नामेंट के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। जैस्मिन और मीनाक्षी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन और मीनाक्षी ने हाल ही में संपन्न विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाया है। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी शानदार तकनीक और दृढ़ संकल्प से विश्व स्तर पर भारतीय मुक्केबाजी की प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। इस सफलता के साथ ही उन्होंने आगामी लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जैस्मिन और मीनाक्षी की यह उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से भारतीय खेलों की चमक और बढ़ेगी। GST 2.0 के बाद मदर डेयरी उत्पादन हुए सस्ते। GST 2.0 सुधार लागू होने के बाद मदर डेयरी ने कई डेयरी उत्पादों की कीमतें कम करने का फैसला किया है। शुरुआत 22 सितंबर 2025 से होगी, जब दूध का टेट्रा पैक 77 रुपये से घटकर मात्र 27 रुपये में उपलब्ध होगा, क्योंकि अब इस पर GST नहीं लगेगा। इसके अलावा मक्खन, घी, चीज़ और मिल्क शेक्स 12% से घटकर 5% GST के दायरे में आएंगे, जिससे उन उत्पादों की कीमतों में भी कमी आएगी। उदाहरण के लिए 100 ग्राम मक्खन की कीमत 62 रुपये से 58 रुपये हो जाएगी, जबकि मदर डेयरी के गाय के घी पर 30 रुपये तक की छूट मिलेगी। ये कदम उपभोक्ताओं के लिए किफायती कैलकुलेशंस लेकर आएगा और पैक किए गए उत्पादों की मांग बढ़ने में मदद करेगा। इस पहल से किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि इसकी वजह से कृषि उपकरण और सहायक उत्पादों पर भी GST घटेगा। सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,150 के ऊपर। भारतीय शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुआ, जहां सेंसेक्स करीब 300 अंकों की मजबूती के साथ उभरा और निफ्टी 25,150 के स्तर से ऊपर कारोबार की। बाजार में इस बढ़त के पीछे व्यापार वार्ता को लेकर सकारात्मक माहौल और आर्थिक सुधारों की उम्मीदें प्रमुख वजह रही। निवेशकों की रुचि वित्तीय, IT और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ी, जिससे सूचकांकों को मजबूती मिली। वैश्विक बाजारों में सुधार और घरेलू आर्थिक संकेतकों में सुधार की खबर ने भी भारतीय बाजारों को सहारा दिया। बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि व्यापार वार्ता में किसी भी सकारात्मक प्रगति से शेयर बाजार में और मजबूती आ सकती है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे सतर्कता के साथ निवेश करें, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं। सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर चमकी। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आज MCX पर सोने का भाव 1,10,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है।
ये रिकॉर्ड ऊंचाई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, कमजोर डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर कटौती के संकेत से प्रेरित है। निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये मुद्रास्फीति और बाजार अस्थिरता के दौर में स्थिरता प्रदान करता है। सोने के साथ ही सिल्वर यानी चांदी और अन्य कीमती धातुओं के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि सोने की कीमतों में अभी और वृद्धि की संभावना बनी हुई है। इसके बावजूद निवेशकों को बाजार में उतार चढ़ाव से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अश्नीर ग्रोवर का शो ओटीटी पर बिग बॉस से आगे। अश्नीर ग्रोवर का रियलिटी शो राइज एंड फॉल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सलमान खान के बिग बॉस 19 को टीआरपी रेटिंग में पीछे छोड़ रहा है। केवल एक सप्ताह में राइज एंड फॉल ने 3.8 मिलियन दर्शक जुटाए, जो कि बिग बॉस ओटीटी 2 के पहले नंबर 2.4 मिलियन दर्शकों से कहीं अधिक है। शो का रूलर्स वर्सेस वर्कर्स फॉर्मेट दर्शकों को बहुत आकर्षित कर रहा है। हालांकि टीवी पर अभी भी बिग बॉस 19 शीर्ष स्थान पर है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर राइज एंड फॉल ने भारी लोकप्रियता हासिल की है। अश्नीर ग्रोवर ने भी एक इंटरव्यू में सलमान खान के शो पर तंज कसा था कि रियलिटी शो को कंटेस्टेंट्स के लिए होना चाहिए, ना कि सुपरस्टार्स के लिए। ये मुकाबला दर्शकों के लिए भी काफी रोमांचक साबित हो सकता है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।